गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हमारे साथ होंगे पंकज प्रसून। नॉलेरियंस के मंच पे आपका स्वागत है। पंकज हमारे हम लोग दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं और लखनऊ से हैं आवाज नहीं आ पंकज। रही है। हेलो। हाँ पंकज, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ अब आ रही। आ हाँ रही अब आ है? रही, अब आ रही। जी जी जी, आप बिल्कुल बंद हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो आज हमारे साथ नॉलेरियंस के मंच पे हैं पंकज। और पंकज हमारे, हम लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दोनों ही का जो जुड़ाव है। वर्तमान में तो पंकज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में तकनीकी अधिकारी के रूप में कार्यरत है। और मेरी जो रूट्स रही है वो भी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान से रही है। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को शुरू करूं, आमंत्रित करूंगा एक प्रखर कवि और प्रखर वैज्ञानिक भी मैं कहूंगा। विज्ञान और कवि का अद्भुत समन्वय है, पंकज प्रसून को। स्वागत है आपका पंकज। जी नमस्कार। तो जी इससे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस पोर्टल पर आकर के। जी और डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी ने बहुत बताया था आपकी आ, आपकी जी संस्था के बारे में। जी जी बहुत ही आ, जड़ों में जा करके आप काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी इस बात की कि चलिए कम से कम हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हुए पूर्व छात्र आने वाले भविष्य के बारे में चिंतित हैं, सोचते हैं और उसके जी लिए काम भी करते हैं। जी। धन्यवाद और आपने पंकज। बड़ी अच्छी बात कही, जी। वैज्ञानिक और जो कवि की बात है। हम्म। तो मेरा तो ये मानना है कि अ, दोनों का रिश्ता बड़ा ही रोमांचकारी रिश्ता है, कवि और वैज्ञानिक में। जी कवियों ने कल्पना कर दी थी पहले, जी। वैज्ञानिकों ने बाद में उस कल्पना को धरातल पर लाने का काम वैज्ञानिकों ने किया। बिल्कुल सही। सूरदास ने उस वक्त कहा था, मैया मैं तो चंद्र चंद्र खिलौना नहीं हूँ। जी तब जी। उस समय सोच नहीं सकता था कि चंद्रमा पर इंसान पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से एक पाकिस्तान के शायर हैं बड़े पुराने, जी शकीब जलाली। जी तो उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि जहां सजर, सजर कहते हैं पेड़ को, जी जहां सजर पे लगा था तबर का जख्म शके, मतलब तबर माने कुल्हाड़ी। जी जी। जहां सजर पे लगा था तबर का जख्म शकेब, वहीं से देख लो कोपल नहीं निकलने लगी। तो जी कभी जी। गाड़ी मार के देखे तो कोपल निकलने लगते हैं। तो मुझे बिल्कुल। तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी शेर में दिख जाती है ना, कि वो बिल्कुल, टिश्यू बहुत खूब कल्चर बहुत खूब। टेक्नोलॉजी की जो रीजनरेशन की जो कल्पना थी, जी वो उन्होंने उस वक्त शकीब जलाली ने कर ली थी। जी जी और कितने सारे आप देखिए कि जो परिकल्पनाएं हुई हैं, कवि की जो जी। सोच है, बाद में उस सोच को वैज्ञानिक सिद्ध करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो वैज्ञानिक होता है हम्म ये शरीर की दवा बनाने का काम करता है, हम्म। लेकिन जो कवि होता है ये मन की दवा बनाने का बहुत काम खूब करता है। बहुत खूब। पंकज, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा, और एक क्योंकि और आपका, एक हाँ ठीक है, आप जी पहले बोल दीजिए, हाँ उसके बाद ही। जी। हाँ, हाँ, क्योंकि और हमारे एक 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 और। जी। हाँ बताइए बताइए, कैमरे में क्यों? दिक्कत आ रही है कोई क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि हमारे बिहार झारखंड के दर्शक जानते नहीं हैं, इसलिए मैं उनको आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगा 5 मिनट में। तो आप पहले बिल्कुल अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल। खत्म कर लें। हाँ जी आप वो जो कवि और उसकी मैं बात करता हूँ, जी आप जी कर जी। रहे थे। हाँ अब देखिए वैज्ञानिक के जो शोध पत्र होते हैं वो जर्नल्स में छपते हैं, और जो जी। कवि होता है वो जनरल लोगों के लिए लिखता है। और एक बिल्कुल और जो होता है कि जो साइंटिस्ट होता है वो बिल्कुल। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन कवि के पॉइंट में ही पावर होती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी, अब आगे तो आप। जी जी, मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ। तो आज रविवार है, संडे मॉर्निंग, और कल इंटरनेशनल वुमेन डे है। हम लोग सुनेंगे पंकज प्रसून से बहुत सारी कविताएं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं, मैं कहना चाहूंगा कि चाय की चुस्की में रविवार सवेरे आजाद विचारों पे अंकुश न हो पहरे, जी लीजिए जैसे बचपन में जीते थे, बिस्कुट को डुबाकर जैसे चाय पीते थे, ये संतुलन का खेल अध्यात्म था जीवन, ज्यादा जो भिगोया बिस्कुट का होगा अंत। तो इसके वाह, साथ ही और एक और कविता जो कि मैं पढ़ूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे है, और मैं कोट ले रहा हूँ स्वामी विवेकानंद का।
कि there is no chance for the welfare of the world unless the connection of the woman, unless the condition of the woman is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing. समाज का विकास है आधा अधूरा, कल्याण विश्व की झूठी है कहानी। जिस समाज में नारी हो, जिस समाज में नारी हो उपेक्षित, उस समाज की पतन यूं ही है हो जानी। सबक प्रकृति से लेना जरूरी है, जैसे सबक प्रकृति से लेना जरूरी है, कैसे एक पंख पे पक्षी भरे उड़ान, हो पंख दोनों तो संभव है संतुलन, फिर छोटी लगती है विस्तारे गगन। तो जरूरी है कि एक समन्वय हो, और इसके साथ मैं आज के प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा एक एहसास सुकून पंकज प्रसून। जानेंगे उनके जीवन परिचय एवं प्रेरणा के बारे में, और उनके विहंगम व्यक्तित्व के बारे में, कला साहित्य काव्य और विज्ञान का संगम कैसे किया है उन्होंने। वो एक पोएट हैं, सटायरिस्ट हैं, ह्यूमरिस्ट हैं, ऑथर हैं, एंड अबव ऑल ही इज वर्किंग एज अ टेक्निकल ऑफिसर इन CDRI। तो इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं कुछ कहने के लिए, एक कविता उनके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा कि मैं लिखता हूं आपसे संवाद के लिए, और लिखता हूं दर्द से निजात के लिए। कलम उठाता हूं मैं होशो हवास में, कागज पे भटकता हूं सुकू के तलाश में। कभी कहानी, कभी काव्य, कभी एक सुक्ति है, सहारा शब्दों का लेता हूं जब कोई रग जो दुखती है। तो पंकज प्रसून, आपका स्वागत है। थोड़ा संक्षिप्त में पंकज प्रसून के बारे में, एक ऐसे कवि जिसे इंडिया टुडे ने वर्ष 2019 में देश के सबसे प्रभावशाली 30 युवाओं में स्थान दिया था। अब तक 9 किताबें प्रकाशित हैं। जनहित में जारी, द लंपटगंज, परमाणु की छांव में इनका बेस्ट सेलर किताबें हैं। अब तक 750 से ज्यादा स्टेज शो कर चुके हैं, टीवी चैनल्स पे रेगुलरली दिखते रहते हैं। महीने भर पहले इनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा वहां के इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल में बुलाया गया था। इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और एक जो खास बात है कि अनुपम खेर इनकी कविताओं में एक खास रुचि रखते हैं, और इनकी एक कविता है जो आज यहाँ वो पढ़ेंगे भी, कि लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। और सोशल मीडिया पे ये कविता 100 मिलियन टाइम से ज्यादा बार सुनी जा चुकी है। इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से बहुत कम उम्र में 2 बार सम्मानित हो चुके हैं। व्यंग विभूषण, साहित्य गौरव, KP सक्सेना सम्मान सहित कुल 45 अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, और अभी वर्तमान में पेशे से एक तकनीकी अधिकारी हैं। तो स्वागत है पंकज आपका। और वो अभी अभी अपने गांव से तुरंत जो है आए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने। स्वागत है पंकज। जी जी जी, शुक्रिया। बहुत ही ये कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। नहीं, मेरी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं लेकिन वीडियो नहीं आ रही है। जी हाँ, आ गया बिल्कुल। अच्छा अभी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विवेकानंद की बात की, और भी खूबसूरत उनको जो उन्होंने वुमेन्स के बारे में कहा था जी। मुझे याद आ रहा है कि विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने एक बार पूछा कि संसार में माँ को इतना ऊंचा दर्जा क्यों हासिल है, पिता को क्यों नहीं है। तो मुझे वो वाकया आगे को सुनाता हूँ कि उसने पूछा कि आखिर माँ का स्थान ही इतना ऊंचा क्यों होता है। तो उसने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें 7 दिन बाद दूंगा। ऐसा करो कि ये 3 किलो का पत्थर है, इसे ले जाओ, अपने पेट में बांध लो, और 7 दिन बाद मेरे पास आना। 7 दिन तक इसे बांधे रहना, खोलना नहीं। फिर मैं बताऊंगा कि माँ का स्थान इतना ऊंचा क्यों होता है। उनका शिष्य वो पत्थर लेके गया, और उसने अपने पेट में उस पत्थर को बांधा, और वो 5 घंटे नहीं बिता पाया। 5 घंटे के बाद वो दौड़ता हुआ आया विवेकानंद जी के पास, और कहा कि इस पत्थर को मैं और नहीं बांध सकता हूँ अपने पेट से। तो उन्होंने कहा कि आप एक 3 किलो का पत्थर 5 घंटे नहीं बांध पाए। सोचो, एक माँ 9 महीने तक एक शिशु को अपने पेट में रखती है, तो दोनों में से शक्ति किसके पास ज्यादा है, महान कौन है। उसके समझ में आ गया कि माँ का स्थान कोई और नहीं ले सकता है।
तो विवेकानंद जी से मैं खुद बड़ा प्रभावित रहता हूँ और उनके विचारों से। और चाहे वो उनको विज्ञान को लेकर विचार हो, चाहे युवाओं को लेकर के, चाहे देश की प्रगति के लिए उन्होंने जो अपना एक विजन दिया था विवेकानंद जी ने, किस तरह से कि युवाओं में ऊर्जा होती है, लेकिन ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो किस तरह से किया जाए, विवेकानंद जी ने उसके बारे में बताया था कि ऊर्जा कंस्ट्रक्टिव भी होती है, डिस्ट्रक्टिव भी होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग करके बम भी बनाया जा सकता है और इसी ऊर्जा से कोई महात्मा गांधी भी बन सकता है। तो है कि उसका उपयोग हम कैसे करते हैं युवाओं की उस ऊर्जा का, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है गुरु, जो उस ऊर्जा को बड़ा सकारात्मक रूप में उसको प्रयोग में लाता है। जी जी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु बड़े अच्छे मिले, उन्होंने मेरी ऊर्जा का अच्छा इस्तेमाल किया। जी जी रंजीत जी। जी, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि कुछ अपनी जो रचनाएं हैं और जो कविताएं हैं उनका पाठ करें आप। अपने जो पोथी है उसमें से निकालें कुछ पिटारे से। आपने कविता का जिक्र किया था जी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, वो कविता बड़ी वायरल हुई थी पिछले साल। जी जी। और इसे अनुपम खेर जी ने, अमेरिका में थे उस वक्त, एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे। जी जी। तो उन्होंने इसको वहां पर टाइम्स स्क्वायर है न्यूयॉर्क में, तो वहां पर जाकर उन्होंने इस कविता को रिकॉर्ड किया था अपनी आवाज में। जी। और उसके बाद में ये कविता खूब फैली और अनुपम खेर की आवाज में, हालांकि इसका टेक्स्ट भी खूब वायरल हुआ। वो मैं कविता आपको जरूर सुनाऊंगा। उससे पहले चूंकि बच्चे जुड़े हुए हैं आप जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों से, और मैं जो कार्य कर रहा हूँ कि बच्चों के बीच में विज्ञान को किस तरह से बहुत ही सरल ढंग से उसको ले जाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर बड़ा जरूरी है, लेकिन टेम्पर हमें लगता है अगर डेवलप करना है तो उसका सबसे जो सशक्त माध्यम है वो कविता है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वहां से कविता शुरू होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हाथी राजा कहाँ चले, थोड़ा बड़ा होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और बड़ा होता है तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे जो है निराला की कविताएं वो पढ़ता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो अज्ञेय की कविताएं पढ़ता है। तो इस तरह से वो जो क्रम होता है कविता पढ़ने का वो जिंदगी भर चलता है। और अगर इन्हीं कविताओं के माध्यम से जब वो मछली जल की रानी है, जब वो सीख रहा होता है, उस वक्त हम कोई विज्ञान का कॉन्सेप्ट या विज्ञान की कविता उतनी ही सरलता के साथ अगर हम उसको समझा सकें, तो हमें लगता है कि जिस डीएनए को सुनने में या जीन्स को सुनने में वो हाई स्कूल उसको में पहुंच के सुनता है, उसे वो प्राइमरी लेवल पर समझ सकता है। तो शायद कुछ आगे की सोच सकता है, मेरा मानना और है। इस क्षेत्र में आपने काफी कार्य किया है, राइट? आपने बहुत सारे कार्य किए हैं इस क्षेत्र में, जहाँ पे आपने वैज्ञानिक पहलुओं पे काव्य किया है। इस क्षेत्र में मैं एक कवि सम्मेलन जी बिल्कुल कवि सम्मेलन कविता पढ़ना और वहां पर लोगों को हंसाना, लेकिन ये मेरा बहुत ही पैशनेट हूँ इस चीज को लेकर के। तो मैंने छोटे छोटे प्रयोग किए। अब जैसे क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। आपने सारे लोगों को पता नहीं है, स्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल सेम टू सेम केमिकल स्ट्रक्चर है। सिर्फ जो है आयन का फर्क है, एक में आयरन है एक में मैग्नीशियम है। ह्यूमन में हीमोग्लोबिन में आयरन और उसमें मैग्नीशियम। एक कविता ने मैंने 4 लाइन की कविता लिखी जो बड़ी पॉपुलर हुई कि एक तरफ क्लोरोफिल एक तरफ हीमोग्लोबिन, कि समंदर की है बेचैनी उसे साहिल नहीं मिलता। अब इसका भी तर्क है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी लेवल इंक्रीज करता है तो किनारे दूर चले जाते हैं। समंदर की है बेचैनी उसे साहिल नहीं मिलता, यहाँ तो आदमी का आदमी से दिल नहीं मिलता, और जहां पर खून हिंदुस्तान का रग रग में बहता है वहां की पत्तियों में आज क्लोरोफिल नहीं मिलता। वाह वाह। ये विज्ञान की कविता है। और जिस तरह से क्लोरोफिल
उसमें आता है और उसका तुलना, तो मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ संवेदना को हम ज्यादा अच्छी तरीके से बिल्कुल। उसका प्रसार कर सकते हैं। आपको एक और कविता जो मैंने लिखी थी, बच्चों के लिए लिखी थी, कि जी। अगर एक छोटा सा बच्चा है जो नर्सरी में पढ़ रहा है और उसको हम डीएनए बता रहे हैं, बहुत मुश्किल है, नर्सरी में पढ़ रहे बच्चे को हम डीएनए कैसे बता बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने कोशिश की, कोई परिभाषा नहीं है डीएनए का, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई हम्म, हम उसको आरएनए, उसमें हम राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं बता रहे, हम्म, लेकिन डीएनए पूरा उसके दिमाग में जा रहा है। मैं आपको कविता सुनाता हूँ, तो चाहता हूँ बिल्कुल। और भी लोग उसको सुने। हम्म। कि दादी कहती नाक तुम्हारी दादाजी से मिलती है, दादी कहती नाक तुम्हारी दादाजी से मिलती है, नानी कहती हंसी तुम्हारी नाना जैसी खिलती है, और चाची कहती चाल तो एकदम चाचा वाली पाई है, और ताई कहती आदत पूरी ताऊ जी से आई है, और पापा कहते गर्व हमें है आने वाली पीढ़ी पर, और पीढ़ी को चढ़ते जाना है डीएनए की सीढ़ी पर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये अब ये डीएनए की कविता हो गई, और हमने कोई कोई कॉन्सेप्ट, कोई सिद्धांत डीएनए का नहीं बताया, जी। लेकिन बच्चे को समझ में आ जाएगा कि कुछ डीएनए ऐसा होता है, जो कुछ भी हम जो दिख रहे हैं, जो भी हमारे हाँ, अंदर सिमिलरिटीज हैं, बिल्कुल। परिवार से जो हमारा चेहरा, नाक, आंख जो मिल रही है, डीएनए की वजह से है। मोटा हम्म, मोटा उसके समझ में आराम से आ जाएगा। हम्म, कुछ इस तरह की कविताएं मैं लिख रहा हूँ, और कुछ जैसे हास्य का मैं विज्ञान में प्रयोग करता हूँ। जी। अब एक कविता आपको सुनाता हूँ, एक चार लाइन है, बड़ी बड़ी मजेदार है, कि जब हम्म, हम प्रेम में होते हैं, हम्म, और जिससे प्रेम में होते हैं उसी से जब शादी हो जाती है, तो दोनों में क्या फर्क है। हम्म, कवियों ने बताया, शायरों ने बताया, जी। तमाम सारे कहानीकारों ने भी कहानियां लिखी, लेकिन साइंस की भाषा में कैसे कहेंगे, जी। पहले और बाद में। हम्म, इसका ध्यान रखिएगा कि पहले मोम की खिड़की थी वो प्रेम में जी। थी, पहले मोम खिड़की थी वो, फिर लोहे का डोर हो गई शादी के बाद। जी। पहले मोम की खिड़की थी वो, फिर लोहे का डोर हो गई, और मीठे बोल बोलती थी, फिर डेसिबल का शोर हो गई, और शादी से पहले हमको नाइट्रस ऑक्साइड लगती थी, खूब हंसाती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी। शादी से पहले हमको नाइट्रस ऑक्साइड लगती थी, और शादी हुई तो एकदम से वो H2SO4 हो गई। बहुत खूब बहुत खूब। शादी हुई तो एकदम से वो H2SO4 हो गई। हम्म, अब इसमें देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड और H2SO4 इस कविता में आ गया, और कितने मजेदार तरीके से आया है। हम्म, तो इस तरह की कविताएं हमने लिखी कि भाती नहीं है हमको दिलो जान की बातें, भाती नहीं है हमको दिलो जान की बातें, आओ करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें। बहुत खूब बहुत भाती खूब। नहीं है हमको दिलो जान की दिलोजान की बातें, बातें। आओ करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन की बातें, बातें। परमाणु पर मंथन करें पेट्रोल पर चिंतन, मिलकर करें हम देश के उत्थान की बातें। बहुत तो अच्छा। ये कुछ वैज्ञानिक प्रयोग है। आपको इसी प्रयोगों के एक और आपको चार लेने सुनाता हूँ, जी जी। कि जिंदगानी है, अगर हम फिलॉसफी में जाएं जी और फिलॉसफी को साइंस से कनेक्ट करें, कि जी। जिंदगानी है एक्वेरियम की तरह, हम्म, जिंदगानी है एक्वेरियम की तरह, चल रही डार्विन के नियम की तरह, जी। चल रही डार्विन के नियम की तरह, और जब भी खोलो हमेशा लगेंगे जवां, हम्म, जब भी खोलो हमेशा लगेंगे जवां, हम्म। खत सहेजे हैं हर्बेरियम की तरह, बहुत खूब बहुत खूब। सहेजे हैं हर्बेरियम की तरह। और आज की दौर की जो सबसे बड़ी विसंगति है, अब उसको मैं इंगित करता हूं, कि इनको छेड़ो ना विस्फोट हो जाएगा, हम्म, इनको छेड़ो ना विस्फोट हो जाएगा, भावनाएं हैं यूरेनियम की तरह, बहुत खूब। भावनाएं हैं यूरेनियम की तरह। 2-2 मिनट पर आजकल भावनाएं आहत हो रही हैं, हम्म, तो लगता है कि कोई यूरेनियम जैसी भावनाएं हो गई हैं। तो हम्म, ये कुछ हमारे प्रयोगों वाली कविताएं हैं, जी। जिनको मैं आजकल हमने एक साइंटेनमेंट शुरू किया है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें हमने पूरा का पूरा जो कंटेंट ऐसे है कि साइंस पे भी लोग कवि सम्मेलनों के जैसे, हास्य कवि सम्मेलन में आदमी बैठते हैं, वैसे ही बैठे। ठहाके लगाते हैं, जी मस्ती में उसको सुन के जाते हैं, जी। वैसे ही ठीक
मैं विज्ञान में भी एक ऐसा माहौल बना देता हूँ कि करीब 1.5 घंटा आदमी आनंदित होता है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शो किया था, तो जी। वहां पर जो वहां के प्रोफेसर्स थे हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो बड़े आश्चर्यचकित थे कि यार ये हम लोगों का 45 मिनट का लेक्चर होता है तो बच्चे उसको झेल नहीं पाते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है 45 मिनट तक, और ये 1.5 घंटा, और उसके बाद जी बच्चे वंस मोर कर रहे थे। जी वो जी बैठ नहीं रहे थे, वो खड़े हो जा रहे थे। मुझे लगातार वहां पर कविताएं सुनानी पड़ी। जी। तो कहते कि यार ये तो बड़ा चमत्कृत कर देने वाली विधा है कि इतना आनंद है कि आदमी मतलब कि छोड़ नहीं रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मैंने उस पे काफी मेहनत करी है। जैसे मैं आपको आ, एक मेरा क्रिएट किया हुआ एक सटायर है छोटा सा। हाँ जैसे हम बिल्कुल। लोग चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ हाँ आपने भी किए होंगे। हाँ। तो जी जी, मैंने शुरुआत चूहों से की थी, लेकिन मुझे बैक्टीरिया ज्यादा प्यारा था तो बैक्टीरिया की तरफ आ गया। जी आपको बैक्टीरिया ज्यादा प्यारा था। जी एक एक मैंने मैंने इस पे भी लिखा था अ, कि प्रश्न आया कि भाई स्टूडेंट को दिया गया कि जी बैक्टीरिया का चित्र बनाइए। तो उसने उसने जो है काफी खाली छोड़ दी। जी। गुरुजी ने पूछा कि बैक्टीरिया का चित्र कहाँ है? बोले सर आंखों से थोड़े दिखता है, माइक्रोस्कोप से देखिए। बहुत खूब बहुत खूब। तो ये मैंने बैक्टीरिया बैक्टीरिया पे लिखा था। जी तो मैं आपको बता रहा था, वो चूहे वाला मैंने चूहे को लेके हमने 8-10 बड़े ओरिजिनल जुमले गढ़े। जी जी उसमें से एक आपको सुनाता हूँ बिल्कुल। कि एक साइंटिस्ट थे जो न्यूरो बिहेवियरल स्टडी कर रहे थे चूहों पे। हम्म। ब्रेन का बिहेवियर चेक करना न्यूरो बिहेवियरल एक्टिविटी कहलाता है, जी जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो वो चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि चूहे की एक टांग तोड़ दी और बोले चूहा चल। तो चूहा 20 कदम चला और उसके बाद रुक गया। उन्होंने चूहे की 2 टांगे तोड़ दी और बोले चूहा चल। चूहा 15 कदम चला, रुक गया। उन्होंने 3 टांगे तोड़ दी, बोले चूहा चल। चूहा 5 कदम चला, फिर रुक गया। उन्होंने चूहे की चारों टांगे तोड़ दी और बोले चूहा चल। चूहा बिल्कुल भी नहीं खिसक पाया, अपनी जगह पर स्थिर रहा। उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा और कंक्लूजन दिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हो चुका था। रिसर्च हम्म। पेपर में कंक्लूजन दिया, वो बड़ा मजेदार है। उन्होंने लिखा कि अगर चूहे की चारों टांगे तोड़ दी जाएं तो चूहा बहरा हो जाता है। जी जी। अब अब ये देखिए कि इसमें रिसर्च की भी बहुत सारी रियलिटी भी है और मजा भी है। हम्म। तो अ, इसी तरह के हमने और भी तमाम सारे आप तो इस बहुत चीज। सारे पीएचडी वाले विद्यार्थियों से घिरे रहते होंगे एज ए टेक्निकल ऑफिसर, मेरा अनुमान है। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके गम और उनके पीड़ा को झलकाता हुआ कोई कविता हो तो जरूर सुनाइए। हमने कहा था कि जो रिसर्च फेलो होता है ये पूर्व जन्म का तपस्वी होता है, जी साधक होता है। जी 5 वर्षों की सतत साधना के बाद इसे पीएचडी रूपी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। लेकिन रंजीत जी, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। जैसे आप भी उसमें शामिल हैं। तो तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी आत्माएं जिन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, हाँ वो भटकती रहती हैं, भटकती रहती हैं, भटकती हाँ रहती हैं, हाँ, और एक दिन पीडीएफ में प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल बहुत सारी आत्माएं कहाँ पीएचडी के बाद मोक्ष ही नहीं मिलता है। बिल्कुल। अब आप जो है स्वीडन, आपकी आत्मा स्वीडन पहुंच गई और वहां पर 10 सालों से टिकी हुई है, इसके बाद फिर जाने कहाँ अगर जाएगी। ये सफर आप ऐसे ही चलता भारत रहेगा। की वैज्ञानिक आत्मा की बात करेंगे तो 80% वैज्ञानिक आत्माएं अभी भी भटक ही रही हैं बाहर ही। सही बात है। उनको और कमेंसुरेट जगह नहीं मिली। जी अच्छा, मुझे तो लगता है जितने भी दुनिया में टैलेंटेड लोग रहे हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में रहे हों, हम्म। हमने देखा वो कभी स्थिर नहीं रहे। जी वो हमेशा भटकती हमेशा आत्माएं ही थे। गतिमान रहे। जी जी हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया है जो हाँ, गतिशील रहे हैं हमेशा।
स्थिर हो जाते हैं तो फिर काम नहीं हो पाता है। कि मैंने कभी चाल लेने लिखी थी कि दर्द भुलाकर खुशियों को अपनाना होता है, जो आता है उसको एक दिन जाना होता है। बिल्कुल और आपके लिए है कि चलते रहने का मतलब ही जीवन होता है, रुक जाने का मतलब तो मर जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा। तो ये जिंदगी यूं ही चलती रहती है। और आ, मैं बता रहा था आपसे कि आप पीएचडी वालों की बात कर रहे थे। जी जी। तो अच्छा, मैं देखता हूँ यहाँ पर अपने गाइड से लोग सारे स्टूडेंट बड़ा परेशान रहते हैं। तो मैंने उनके लिए कभी चाल लाइनें कही थी कि कि बहुत पानी बरसती है तो मिट्टी बैठ जाती है, बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। वो गाइड ही सही, वो गाइड ही सही, आवाज दे उसको मोहब्बत से, वो सलीके से बिठाकर देख हड्डी बैठ जाती है। बहुत सही, बहुत सही। तो मैं अच्छा, वो सब जो भी यहाँ का सीडीआरआई का जो ये गाइड नहीं, शोषित समाज है, ये हमसे संपर्क में रहता है और हमसे गाइड पूछा शोषित करते समाज, हैं कि अच्छा। हाँ, गाइड शोषित समाज हम जी इसको जी। कहते हैं। तो कि नहीं, हम क्या लोगों का क्या किया सौभाग्य रहा जाए कि कैसे। हमें गाइड तो बहुत अच्छे मिले थे। हाँ अब वो हाँ नहीं है, डॉक्टर भाकुनी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, डॉक्टर विनोद भाकुनी का, बहुत ही यंग में हाँ, उनकी वो डेथ हो तो गई। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, और कभी हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं बहुत हुआ अच्छा। कि हम लोग मतलब पीएचडी के दौर में मतलब प्रेशर नहीं महसूस किया हम लोगों ने कभी। बहुत ही अच्छे से इजी गोइंग तरीके वो से हम लोग का पीएचडी। बहुत ही जी ग्रेट साइंटिस्ट थे वो भाकनी जी। और जी। उनके नाम से हमारे यहाँ एक लेक्चर होता है हर साल। यस, अम, डीएस भाकुनी, नहीं, विनोद भाकुनी के नाम से। अच्छा जी। हाँ अच्छा, विनोद भाकुनी जी के नाम जी, से उनके बेटे हैं वो। हमारे। जी, अच्छा, डीएस उनके बेटे भाकुनी। हैं। जी जी, वो इनके बेटे थे, अच्छा मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में थे। जी। और अच्छा डीएस अच्छा अच्छा भाकुनी अच्छा तो अच्छा। उनके फादर थे। और एक एक खासियत यह है कि दोनों जो हैं वो शांति स्वरूप भटनागर हाँ अवार्डी हैं, पिता पुत्र दोनों। अच्छा अच्छा, हाँ। जी अच्छा, उनको तो बहुत, हाँ हाँ हाँ, बहुत कम एज में मिल गया था जी, डॉक्टर विनोद विनोद भाकुनी जी भाकुनी। को। जी जी, हाँ 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 हाँ, नहीं वो सीएम सब गुप्ता के कहते थे स्टूडेंट कि रहे थे वो। अपार। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, बड़ा अपार संभावनाओं वाले वो थे। जी लेकिन अ, जो है ईश्वर को कुछ और मंजूर था। जी। चलिए, तो मैं अभी कितना समय बचा हुआ है तो आप कंटिन्यू मैं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हाँ, कविता सुना दूंगा जिसके लिए भी हम जी, लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और आपको कविता सुनाता हूँ कि जी। अ, हमारे, आपके यहाँ स्वीडन में तो नहीं पता है क्या होता है, हम्म। आपके यहाँ हार्ट अटैक होता होगा लोगों को, यहाँ के हिंदुस्तान में दिल बहुत टूटता है ना। हार्ट बिल्कुल ब्रेकिंग पेशेंट यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल। बात बात पे दिल टूट जाता है। हम्म, यहाँ दिल दे दिया जाता है, दिल ले लिया जाता है, दिल खो जाता है, दिल चुरा लिया जाता है, दिल का जाने क्या हो जाता है। तो यहाँ पर दिल की माली हालत बड़ी खराब है। और उसके पीछे कवि और शायर बड़ा जिम्मेदार हैं, दिल को उन्होंने क्या क्या बना दिया। जी अब तो मैंने एक कविता लिखी थी, वो सुनिएगा, बड़ी मजेदार है। और वो हाँ, साइंस की कविता है और दिल को लेके लिखी थी। जी। कि दिल कुछ कह रहा है, दिल दिल कुछ कह रहा है हमसे हम्म, कि कैसे बने सहारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल। कैसे बने सहारा दिल, हम्म, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, हम्म। प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का मारा दिल। प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्ट्रॉल का मारा मारा दिल। दिल। कि दिल बिगड़े एलोपैथी है, एलोपैथी से की इलाज हो दवाई है, जाता है। हाँ। हाँ, दिल बिगड़े एलोपैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी है। हम्म। दिल बिगड़े एलोपैथी है, योगा योगा है, है, नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी है। है। लेकिन टूटे दिल का इलाज तो केवल बस सिंपैथी है। बिल्कुल। लेकिन टूटे दिल का इलाज तो केवल बस सिंपैथी है। शादी हो जाती है लेकिन रहता सदा कमारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल।
और धड़कनों से हमने उसका विज्ञान और साहित्य की धक धक करती सी धड़कन है, धड़कन का जीवन दर्शन है। धक धक करती सी धड़कन है, धड़कन का जीवन दर्शन है। और नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ईसीजी जैसा जीवन है। नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ईसीजी जैसा जीवन है। और लग जाता है किस किस से ये होता है आवारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल। अगली लाइनें हैं कि पहले कहा जाता था कि हर दिल की यही कहानी है, एक राजा है, एक रानी है। लेकिन वास्तव में दिल की हकीकत ये है कि हर दिल की यही कहानी है, एंजियोग्राफी करवानी है। हर दिल की बिल्कुल यही सही बात कहानी, कहा है, सटीक कहा है आपने। एंजियोग्राफी करवानी है। और क्यों खाते हो पिज्जा बर्गर जब दिल ये हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। क्यों खाते हो पिज्जा बर्गर जब दिल ये हिंदुस्तानी है। और हमने तुम पर, तुमने हम पर, कितनी बार है वारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल। अंतिम लाइनें हैं कि अब दिल के माध्यम से एक हमने नई बात कहने की कोशिश करी कि तुम बनो तो मेरा मौन बनो, साइलेंस। तुम बनो तो मेरा मौन बनो, मैं तेरे मीठे बोल बनूं। और तुम मेरा सिस्टोल बनो, मैं तेरा डायस्टोल बनूं। वाह वाह, तुम मेरा सिस्टोल बनो, मैं तेरा डायस्टोल बनूं। और जाति धर्म तो अलग अलग हैं, जाति धर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन एक हमारा दिल। हाँ, जाति धर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन एक हमारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का मारा दिल। ये दिल को लेकर के कविता थी। आपको एक मेरी एक किताब है परमाणु की छांव में, जिसका जिक्र कभी आपने किया था। जी जी। इसमें सारी कविताएं एटम को लेकर के हैं। और एटॉमिक एनर्जी जो बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है, जी जी, उस पर हमने कविताएं लिखी। और शायद ही कोई एस्पेक्ट हो जो हमने इसमें इसको टच ना किया हो। उसकी एक कविता मैं चाहता हूं कि वो जरूर मैं रखूं। जी जी। ये वो कविताएं हैं जो मैं मंचों पे कभी नहीं सुनाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों तक ये पहुंचे। अब हम सब ने, आप सबने पढ़ा है कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं नाभिकीय ऊर्जा की बात करें। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक इसमें फिजन। हाँ, एक फिजन होता है जी। मतलब संलयन कहते हैं फ्यूजन को, और फिजन को कहते हैं विखंडन। ओके, है ना, एक संलयन होता है, एक विखंडन होता है। तो अब देखिए, दो कॉन्सेप्ट हैं। अब हमें अगर इस कॉन्सेप्ट को समझाना हो बहुत ही इजी वे में, मैंने एक कविता लिखी थी कि एक समाज शास्त्री ने परमाणु वैज्ञानिक से पूछा, एक समाज शास्त्री ने परमाणु वैज्ञानिक से पूछा, ये नाभिकीय संलयन क्या होता है भाई। तो उसने नाभिकीय संलयन की परिभाषा समाज के संदर्भ में बताई। उसने क्या बताया कि जिस तरह से दो नागरिकों के परस्पर योग से अखंड राष्ट्र का निर्माण होता है, उसी तरह से नाभिकों के परस्पर विलय होने से एक अखंड नाभिक का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन और नागरिक संलयन में अद्भुत समानता मिलती है। दोनों स्थितियों में असीम ऊर्जा निकलती है। और जिस दिन भारत इन दोनों ऊर्जाओं को सहेजना सीख जाएगा, यकीन मानिए विश्व का नंबर 1 देश कहलाएगा। बहुत खूब। जिस तरह से हमें ऐसा लगता है कि विखंडन में भी ऊर्जा निकलती है और संलयन में भी ऊर्जा निकलती है। जी जी, दोनों में ऊर्जा निकलती है। लेकिन अगर हम अभी तक ऐसा रिएक्टर नहीं हम लोग बना पाए कि जो संलयन की ऊर्जा को हम उसको बिजली में बदल सके, उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर सके, ऐसा रिएक्टर ही नहीं बना पाए। तो हमें लगता है कि अगर सारे जाति धर्म और क्षेत्रवाद भाषाओं से हम लोग उठ करके अपने अपने कुनबों के लिए काम करते रहेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर हम लोग सब एक हो जाएं और नाभिकीय संलयन की तरह से सारे लोग जुड़ जाएं, हर धर्म के, हर भाषा के, हर क्षेत्र के सब जुड़ करके, तो जो काम होगा वो देश के लिए काम होगा, तो उससे ऊर्जा ज्यादा जनरेट होगी।
विखंडन की ऊर्जा बाकी अलग अलग आप करते रहिए तो उसी तरह की ऊर्जा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि विज्ञान की जो भी मैं कविता कहूँ उसमें समाज के लिए मैसेज जरूर हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब अब एक चूंकि एक हाँ, जो हाँ समय एक की थोड़ी और ये है, तो वो कविता बिल्कुल लास्ट में आप मैं वो सुनाएंगे। कविता जी। आपको सुना देता हूँ, वही मैं सुनाने ही जा रहा था। अच्छा अच्छा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कल और आज हम लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ अच्छा लिखा है, जो कुछ एक कविताएं मैंने जिंदगी में, ईश्वर लिखा देता है, अच्छी लिखा देता है, जी। उनमें से ये एक कविता है, लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं, सुनिएगा। उसमें एक बड़ी कहावत है, हमारे गांव में कहा जाता है कि वो बड़ी बड़ी लड़ाका है, बड़ी लड़का है, बहुत लड़ती है। जी वहां से इस वहां से एक कविता ने जन्म लिया था जी। कि मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना पड़ता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। उसे लड़ना होता है तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, आटो में सट कर बैठे किसी मनचले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, ना जाने कितनों के बैड टच से। वो अपने आप से भी लड़ती है, वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति ना देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि चार बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। बहुत सही। वो और एक। स्वाभिमान के बीज जी जी। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, अरे वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वो अपने वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, और जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, अमृता प्रीतम, अमृता वो प्रीतम की बात अमृता कर रहे बन हैं। के जी पेन से जी। लड़ती है। तो हाँ, वो अमृता बन के पेन से लड़ती है। और सबसे पहली महिला फाइटर जो एयरफोर्स की थी, उसका नाम मैंने लिया। जी। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। बहुत खूब कभी बहुत खूब। कील बन के लड़ती है, कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मीली बन के लड़ती है, तो कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है। बहुत खूब बहुत बहुत खूब। कभी नफरत में, कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा बन के चुनाव में लड़ती है, प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। बहुत खूब कभी बहुत। शाहबानो पूरे समाज से लड़ती, वो शाहबानो जिसकी वजह से जी जी। 3 तलाक विधेयक ट्रिपल तलाक पारित वाला है। हुआ। जी जी। कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है, तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है, कभी रजिया, कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी बेगम हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है। कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मेरी कौम बन के लड़ती है। बहुत खूब बहुत खूब। और कहाँ कहाँ कभी दुर्गावती, कभी दामिनी बन के लड़ती है, कभी दुर्गावती, कभी दामिनी बन के लड़ती है। और आपका माइक वो हो गया है, माइक ऑन करना पड़ेगा पंकज। हाँ हाँ। हेलो जी। हाँ हाँ, बीच में छूट गया। कभी दुर्गा कभी दामिनी बन के लड़ती है, वहां से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, हेलो। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, अब बीच में वहां से छूट गया। कभी दुर्गा कभी दामिनी बनकर लड़ती है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझता हूँ। हाँ, हाँ। कभी दुर्गावती, कभी दामिनी बन के लड़ती है, और अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्नाधाय और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है। और अंतिम की पंक्तियां कि आखिर इतनी लंबी लड़ाई क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे वो इतनी लंबी लड़ाई
लड़ जाती है, वो जिजीविषा कहाँ से आती है? तो अंतिम पंक्तियां हैं कि उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है, उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं, बड़ी लड़ाका होती हैं, बड़ी लड़ाका होती हैं। बहुत खूब पंकज, बहुत जी खूब। जी, शुक्रिया। आपने ये आपने आपने जो कविता का एक मतलब डिफरेंट विधा ही का सूत्रपात किया है, जिसमें विज्ञान, समाज और इंटरटेनमेंट तीनों का एक समन्वय है। और मैं आपके प्रयास को पे पैनी निगाह रखता हूं और देखता हूं। और एक चीज और है कि समाज को एक नई विचारधारा की जरूरत है, और वैसी एक वैकल्पिक विचारधारा आपके पोएट्री से, आपके सोच से आ रही है। और आपको मैं आपके हर प्रोजेक्ट, जो आप नए प्रोजेक्ट करेंगे, उसके लिए साधुवाद देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि आप आगे भी इसी तरह विज्ञान, समाज और राष्ट्र का नाम ऊंचा करते रहें और सबको जोड़ने का कार्य करते रहें। जी जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आपके इस पटल पे आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि यूं ही हम लोग फिर मिलते रहेंगे बिल्कुल आने वाले बिल्कुल। समय में भी, जी, है ना। धन्यवाद और प्रसून। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।